नमस्कार मित्रों, स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वह है वाच्य। वाच्य के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि पहले हमको ये देखेंगे कि वाच्य होता क्या है। इससे पहले हमने हिंदी की व्याकरण के बारे में विस्तार से अच्छी चर्चा कर ली। अब हमारा जो टॉपिक है हमारे विषय से संबंधित वो भी है एक वाच्य। उस वाच्य के बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि वाच्य होता क्या है। पहले तो हमको देखना है कि वाच्य एक बोलने का विषय है। वाच्य क्या होता है? बोलने का विषय। बोलने का विषय जैसे हमने इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश में जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती है, वैसे ही हमारे हिंदी में उसमें दो ही चलता है। हमारे इसमें इसके वाच्य के प्रकार तीन चलते हैं। तो यहाँ हम एक इस चीज के बारे में देखेंगे कि इसमें जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इंग्लिश में कर्ता को ऑब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते, ऑब्जेक्ट को कर्ता बना। लेकिन हमारी हिंदी में कुछ इसमें थोड़ा सा हिंदी में समझने के लिए बहुत सरल है। इसको अगर एक बार देख लिया, जैसे मैं इसको टेक्स्ट या इसकी जो स्टेप बताऊंगा उस स्टेप के अनुसार अगर आप समझ गए तो हम चाहे कोई सा भी वाक्य आए तो हम उसको आसानी से हम उसको वाक्य जो तीन प्रकार के जो वाच्य है उन वाच्यों में हम किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमको ये देखते हैं कि पहले हमको ये देखना है कि वाच्य एक बोलने का विषय है। अर्थात एक हमारी जो क्रिया का परिवर्तित रूप होता है। जैसे उसमें इंग्लिश में होता है वैसे हमारे इसमें हमारी क्रिया का परिवर्तित रूप होता है। तो पहले हमको ये देखना है कि इस वाच्य की पहले परिभाषा क्या है। देखो, वह वाक्य जिसमें क्रिया का वह परिवर्तित रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता होती है। देखो, परिभाषा दिखी है, सामान्य परिभाषा है। इस परिभाषा को देखेंगे कि वह वाक्य जिसमें क्रिया का वह परिवर्तित रूप है। जैसे भाई जो बोलने का विषय है, अब इसको हमें क्रिया का क्रिया का वह परिवर्तित रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता है या नहीं, कि वाक्य कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। अब देखो क्रिया का परिवर्तन किया कि क्रिया का संबंध कर्ता से हो रहा है या कर्म से हो रहा है या भाव से हो रहा है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कोई भी वाच्य का जो रूप है उसको हम उसी रूप में लिख देते हैं। अब ये तो हमारी एक परिभाषा थी सामान्य तरीके से कि भाई वाक्य को बोलने का विषय है और उस बोलने के विषय का क्रिया का परिवर्तित रूप है। तो हमको एक छोटी सी एक परिभाषा है कि इसमें कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता होती है इस वाच्य में। अब हमको देखना है कि इसको उदाहरण, जैसे मान लो ये उदाहरण दे दिया हमने, जैसे राम पुस्तक पढ़ता। आगे
हमको ये देखना है कि पहली स्टेप में हमको ये देखना है कि कर्ता और क्रिया। हमको पहले देखना है कि कर्ता तो कौन है और क्रिया क्या है। तो इस चीज को देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ राम पुस्तक पढ़ता है कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। अब इसमें प्रधानता किसकी है? राम की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर। कि राम पुस्तक पढ़ता है कौन? अब देखो यहाँ राम हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया की हमारी पुल्लिंग आई। तो हम अगर पुल्लिंग जैसे पुल्लिंग हमारी क्रिया है तो हमारा कर्ता भी पुल्लिंग होगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है तो ये हमारा एक छोटा सा वाक्य है। इस वाक्य को हमको ये देखना है कि क्रिया तो कौन है। और अब देखो क्रिया की पहचानने के लिए ये देखेंगे कि वो हमेशा वाक्य के ज्यादातर ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें वाक्य के अंत में ही होती है। और कर्ता जैसे मान लो यहाँ राम काम को करने वाला होता है, क्रिया होती है कि किसी काम का होना या करना पाया जाता है। तो ये इसमें काम क्या हो रहा है कि काम हो रहा है। और राम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो कर रहा जो काम को करने वाला होता है वो राम है, वो करता है। इस प्रकार से एक छोटा सा एक उदाहरण दिया इसको समझने के लिए। अब हमको ये देखना है कि इसके कितने भेद हैं, इस वाक्य के कितने प्रकार हैं। देखो के प्रकार, देखो वाच्य के प्रकार देखो। जैसे पहला है कर्तृवाच्य। पहला होता है कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया की प्रधान हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्ता पर पड़ा रहता है। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्म, इसमें क्रिया का संबंध हमेशा कर्म से होता है कि क्रिया जिस रूप में है उसी के जैसे कर्म जिस रूप में हमारी क्रिया भी उसी रूप में आती है। और तीसरा है भाववाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है कि इसमें क्रिया से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्रिया का इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें न तो कर्ता से न कर्म से प्रधानता होती है क्रिया की। इसमें क्रिया हमेशा क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्रिया का कोई किसी से संबंध नहीं होता है, वो हमारा भाववाच्य है। अब हमको ये देखना है कि ये 3 प्रकार है। 3 प्रकार को हम विस्तार से इसको देखेंगे कि पहले तो कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर कर्मवाच्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर भाववाच्य के बारे में। अब हमको पहले देखना है कि कर्तृवाच्य क्या होता है। देखो कर्तृवाच्य में जैसे हमने परिभाषा में भी लिखाया था कि क्रिया का अपरिवर्तित रूप था, जिससे ये पता चलता है कि वाक्य हमारा क्रिया प्रधान है या कर्ता प्रधान है, या क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है या कर्म पर पड़ता है या भाव पर। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। देखो वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। देखो वह वाक्य जिसमें कर्ता की कर्ता प्रधान एक वाक्य होता है। जैसे हमने पहले उदाहरण में लिखा वो हमारा कर्तृवाच्य, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यहां राम पुस्तक पढ़ता है, यहां हमारा राम है, कर्ता प्रधान है, पुस्तक है और क्रिया हमारी कर्ता के अनुसार आ रही है। अब इसमें यह देखना है कि हमको ये चीज आपको एक स्टेप है, उसमें आपको ये देखना है कि यहां अगर कर्ता के बाद में अगर क्या चीज अगर से द्वारा या के द्वारा। देखो इससे कर्तृवाच्य में क्या होता है कि अगर जैसे कर्ता के जस्ट बाद अगर ये नहीं आते हैं तो हमारा वाच्य हमारा कर्तृवाच्य होगा।
अगर कर्ता के जस्ट बाद में अगर से द्वारा और के द्वारा आ जाता है तो हमारा वाच्य या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य, दोनों में से होगा। अगर ये कर्ता के जस्ट बाद में अगर ये आ जाते हैं तो हमारा वाच्य या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य, 100% होगा उसमें। अब हमको उसको छांटने का तरीका भी बताएंगे कि कौन सा तो कर्मवाच्य है और कौन सा भाववाच्य है। तो लेकिन इस कर्तृवाच्य चर्चा इसलिए चल रही है, कर्तृवाच्य में हमेशा क्रिया का संबंध हमेशा कर्ता से रहता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है कि हमेशा प्रधानता किसकी है? राम की। तो ये राम करता है तो यह कर्तृवाच्य हो गया। अब देखते हैं, अब जैसे दूसरा, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने यहाँ कर्तृवाच्य बताया, अब जैसे हमें एक कर्मवाच्य लेते हैं। कर्मवाच्य लेते हैं तो कर्मवाच्य में क्या होती है कि वह वाक्य जिसमें उसमें कर्म की प्रधानता होती है। अब इसमें क्या होता है? वह वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और इसमें कर्म का होना अनिवार्य है। इसमें क्या होता है कि इस कर्तृवाच्य में कर्म चाहे आए चाहे नहीं आए, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे राम पढ़ता है तो हम उसको भी लिख सकते हैं कि राम पढ़ता है, हमारा कर्तृवाच्य होगा। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा कर्म की प्रधानता होती है कि कोई भी वाक्य होगा उसमें कर्म का होना आवश्यक है। इस कर्म में इसमें कर्मवाच्य में क्या होता है? क्रिया का संबंध हमेशा कर्म से होता है। जिस रूप में अगर कर्म आ रहा है, अगर स्त्रीलिंग कर्म आ रहा है तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारी किसी क्रिया पुल्लिंग है तो इसमें हमारा कर्ता पुल्लिंग होगा। भाई कर्ता पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर हमारी कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो हमारा क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। इसमें क्या होता है? कर्ता अगर पुल्लिंग हो लेकिन हमारा कर्म स्त्रीलिंग है और क्रिया को हम उसी क्रम के अनुसार स्त्रीलिंग क्रिया जैसे क्रम है तो कर्म हमारा जो क्रिया है क्रिया क्रम के अनुसार आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखो अब हमने आपको बताया था कि से के द्वारा, अब इसमें देखो राम, अगर मान लो कर्ता के जस्ट बाद हमारा अगर से द्वारा के द्वारा आ जाता है तो हमारा वाच्य मैंने बताया था कि वो वाच्य या तो क्रमवाच्य होगा या भाववाच्य। अब हमको यहाँ क्रमवाच्य में देख रहा है के द्वारा पता लग गया कि इससे हमको पता लग जाएगा या तो क्रमवाच्य या भाववाच्य है, दोनों में से। लेकिन हमको ये देखना है कि इसमें हमारी क्रिया पढ़ना है, स्त्रीलिंग है तो हमारी यहाँ कर्म क्या है? पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? मेरी पुस्तक है तो स्त्रीलिंग है तो हमारी क्रिया भी क्या है? भाई क्रिया स्त्रीलिंग है तो हमारी कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग। अब देखो यहाँ राम है पुल्लिंग है लेकिन हमारी पुल्लिंग यहाँ स्त्रीलिंग है। भाई यहाँ हमारी क्रिया स्त्रीलिंग क्यों है? क्योंकि इस क्रिया का संबंध इस कर्म पे है तो इसी वजह से ये कर्मवाच्य होगा है। तो अब इसमें क्या होता है कि हमेशा कर्म का होना। अब इसका हमको कैसे पता चले कि इसमें कर्म कौन सा है? कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? क्या लिख दो इसके आगे, क्या अगर क्या है, क्या का उत्तर हमारे सामने है तो हम उसका भाई क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है तो हमारी इसमें क्या का उत्तर आ गया तो हमारा क्रमवाच्य है। तो इस प्रकार से अगर ये कर्म अगर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है तो हमारा इसी के अनुसार यहाँ हमारी क्रिया है। इसमें भी कोई इसमें हमेशा कर्ता और भाई क्रिया का संबंध हमेशा कर्ता से रहता है। कर्ता जिस रूप में आएगा वैसे ही क्रियाएं भी। इसमें हमारी कर्म है, कर्म जिस रूप में आएगा इसमें उसी रूप में क्रियाएं भी। अब देखते हैं हमारा जैसे तीसरा रूप है भाववाच्य।
देखो भाववाचक बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। इसमें तो क्या कहा है कि क्रिया कर्म आए चाहे नहीं आए, इसमें कर्म हमेशा क्रिया हमेशा वाक्य सकर्मक हो या अकर्मक, इसमें हमेशा सकर्मक वाक्य होता है भाई। क्रिया जैसे क्रिया है, क्रिया का आना जरूरी है तो इसलिए से सकर्मक है। इसमें भाववाचक में क्या होता है कि इसमें सकर्मक क्रिया का कोई बोध नहीं होता है, इसमें हमेशा क्रिया स्वतंत्र होती है। इसमें क्रिया और हमेशा वाक्य क्या हो जाता है, इसमें नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक होगा कि जैसे अभी इसी को हम जैसे मान लो इसी को हम अगर इसको परिवर्तन करें भाववाचक का बनाए तो क्या हो जाएगा, जैसे राम के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ा जाता है। या अब जैसे इसमें हमारी पढ़ा जाता है, अब क्या पढ़ा जाता है, अब इसमें क्रम तो है लेकिन इसमें क्रम की प्रधानता नहीं है कि पढ़ा जाता है, न तो इससे कर्ता से संबंध है न इससे पुस्तक से है। तो यहाँ एक भाव का बोधरा पढ़ा जाता है, पता नहीं कौन राम पढ़ रहा है, अब इसमें दोनों का कोई संबंध नहीं है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कोई सा भी शब्द है, जैसे हमने यह लिख दिया मुझसे खाया नहीं जाता है। अब देखो मुझसे खाया नहीं जाता है। अब देखो यहां हमारा मुझसे खाया नहीं जाता है, अब इसमें कोई तो कर्ता से संबंध है न कर्म से, हमेशा ये भाव का बोध हो रहा है कि खाया नहीं जाता है। अब इसमें हमेशा क्या है कि हमेशा क्रिया हमेशा किसी पे से हमेशा क्रिया स्वतंत्र रहती है, तटस्थ रहती है। तो हमको एक छोटा सा है कि इस तरीके से हमको एक वाच्य के बारे में छोटा सा टॉपिक है, इसके और ज्यादा उसके विस्तार से और चर्चा करेंगे। तो यहाँ इतना ही बहुत है कि इसके आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेना और कुछ और उदाहरण आपके हिसाब से उसमें कॉपी में लिख लेना। इतना सा थैंक यू।